चलिए 11वीं क्लास आज हम पढ़ेंगे सेल। सबसे पहले हमारे शरीर की जो है क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है, तो सेल सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है और इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है। अगर आप ये सेल का भी पढ़ते हैं तो आगे जो जितनी भी क्लासेस है उसके अंदर भी जो कोशिका का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने यही चैप्टर लिया है कि आखिर कोशिका क्या होती है और कोशिका के भाग कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कोशिका यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। वो वाला सेल नहीं जो हम क्या करते हैं गड्डी में डालते हैं, वो सेल नहीं, उसे भी सेल कहते हैं लेकिन वो अलग सेल है। ये क्या है, कोशिका यानी कि जो शरीर में पाई जाती है। अब देखिए कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या फिर कोशिका कहते हैं। हम सभी जानते हैं प्रत्येक जीव क्या है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना है, लेकिन उसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो हमेशा क्या होगी, कोशिका ही होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक जीव की प्राथमिक इकाई भी क्या है, कोशिका। क्या है, कोशिका। चलिए अब कोशिका जो है वो क्या होती है, एक सेल होती है और एक सेल से पूरे के पूरे हमारे शरीर का निर्माण होता है और इसीलिए इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेल। देखिए जो सेल शब्द है वो किस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है होलो स्पेस। क्या अर्थ है, होलो स्पेस यानी कि एक बहुत बड़े स्पेस के अंदर बहुत सारे ऑर्गन क्या है, समाये हुए हैं। क्योंकि कोशिका हम पढ़ रहे हैं उसके आगे अंग भी है। देखिए एक छोटी सी सेल के अंदर कितने सारे अंग पाए जाते हैं, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सेल किसका है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, होलो स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए आनुवांशिक पदार्थ यानी कि हम क्या कहते हैं, जीवन के अंदर जितने भी हमारी पीढ़ियां जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लक्षण प्रकट होते हैं, किनकी वजह से होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ की वजह से। और आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र है। तो आनुवांशिक पदार्थ, ये तीनों जो पदार्थ ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे शरीर की कोशिका में ही पाए जाते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में पाए जाते हैं और इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं, आनुवांशिक इकाइयां भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अगर आपको सवाल पूछे कि शरीर की आनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं तो किसे कहेंगे, कोशिका को, क्योंकि कोशिका में ही तो पाए जा रहे हैं आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। और कोशिका और उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन हम जिस ब्रांच में करते हैं उस शाखा को क्या कहेंगे, सेल बायोलॉजी यानी कि क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान की शाखा। कोशिका के अध्ययन की शाखा साइटोलॉजी और कोशिका और उसके विभिन्न अंगों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कोशिका विज्ञान या फिर सेल बायोलॉजी। ठीक है। आप देखिए अब यहाँ पर हम इसकी खोज पर आते हैं। तो सबसे पहले कोशिका की जो देखने का जो एक स्टार्टिंग हम कह सकते हैं, जो प्रारंभन किया था वो किया था गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया था, इसका प्रारंभन किया था। लेकिन कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और इसीलिए कोशिका की खोज का जनक भी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट अपने पास आता है जीवित कोशिका को देखने का श्रेय। ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कोशिकाएं भी क्या होती है, एक वक्त के बाद मृत हो जाती है। तो यहाँ पर जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय किसे जाता है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। यानी कि ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा था, जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम देखा था। और वहीं अगर हम बात करें आरबीसी की यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की, तो लाल रक्त कणिकाओं को भी किसने देखा था, सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो ये है कोशिका क्या होती है, कोशिका
की खोज किसने की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोशिका सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर का। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया और जो कोशिका सिद्धांत है वो आखिर क्या कहता है, क्योंकि जो कोशिका सिद्धांत है ना वो बहुत लोगों ने दिया। 2 प्रकार का है कोशिका सिद्धांत, एक तो क्या है जिसने सबसे पहले दिया था और एक है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत यानी कि उसी को क्या किया था, जो पुराना सिद्धांत है उसी के रूप को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत की, तो देखिए कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, स्लाइडन व श्वान। किसने दिया था, स्लाइडन और श्वान। सीधा सा आता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन 2 वैज्ञानिक ने किया था, तो किसने किया था, स्लाइडन और श्वान ने किया था। और किस सन में किया था, सन 1838 से लेकर 1839 तक। ठीक है, अब देखिए श्लाइडन और स्वान ने जब एक थ्योरी की थी उसे कहा गया था सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत के अंदर 3 बातें मेन थी और वो क्या थी, ये पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। सबसे पहला ये था, देखिए इसके 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और सबसे पहला ये है कि शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। तो यानी कि शरीर की क्रियात्मक इकाई ही कोशिका है। तो प्राणी और जितने भी पौधे हैं वो किससे बने हैं, कोशिकाओं के बने हैं। तो शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। और तथा प्राणी व पौधे शारीरिक रूप से किससे बने हैं, कोशिका से बने हैं। ठीक है ना, ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये कहा था कि जितने भी उच्च प्रकार के जीव होते हैं, यानी कि हम कैसे हैं, हम उच्च प्रकार के जीव हैं। देखो निम्न प्रकार के जीव और उच्च प्रकार के जीवों में क्या फर्क होता है। निम्न प्रकार के जीव क्या होते हैं, जिनके अंदर कोशिका अंग जो होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एल्गी की या दूसरी जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं उनकी, तो वो क्या होंगे, निम्न प्रकार के होते हैं। लेकिन हम कैसे हैं, हम लोग हैं उच्च प्रकार के जीव। तो उच्च प्रकार के जीवों में क्या होता है, प्रत्येक कोशिका का कार्य अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। यानी कि हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हर सेल का, हर कोशिका का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है और हर कोशिका क्या करती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और वहीं थर्ड पॉइंट होता है कि पूर्व कोशिकाओं से क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि कोशिका सिद्धांत का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था और उसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई थी। अब देखिए ये तो था कोशिका सिद्धांत जो स्टार्टिंग में क्या किया गया था, इसे प्रतिपादित किया गया था। लेकिन बाद में इसी का एक परिवर्तित रूप आया जिसे कहा जाता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या कहा गया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, वैसे तो 4 साइंटिस्ट थे लेकिन मेन जो नाम है वो रुडोल्फ विर्चोव का है, एक पुरकिंजे है और एक नैगली का है। रुडोल्फ विर्चोव, पुरकिंजे और नैगली। ठीक है, इन तीनों ने क्या दिया था, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या दिया था, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कुछ और बातें रखी गई थी और
और वो क्या क्या थी भाई, जो भी पुराना सिद्धांत था उसी को परिवर्तित किया है, तो सीधी सी बात है पुरानी बातें तो इसमें ऐड होगी, लेकिन साथ ही साथ नई बातों को भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो पहली तो बात क्या थी जो पहले लिखा दी कि भाई जो प्राणियों का शरीर है वो क्या होता है, कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट ऐड किया गया कि जो कोशिका होती है वो क्या करती है, जैविक व उपापचयी क्रियाओं की क्या होती है, इकाई होती है। यानी कि जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है या जैविक क्रियाएं होती है वो किसमें होती है, कोशिकाओं में ही होती है। हम खाना खाते हैं, खाने का पाचन होता है और सांस लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ये सारी हमारी क्या है, जैविक और उपापचयी क्रियाएं हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्य करती है वो कोशिकाएं ही ये काम करती है। तो जैविक और उपापचयी क्रियाएं क्या करती है, कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आनुवांशिक इकाइयां हैं। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए और आरएनए है वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगी, आनुवांशिक इकाइयां। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जो कि इम्पोर्टेंट है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए पिछले वाला जो श्राइडन और स्वान ने जो दिया था सिद्धांत, उन्होंने ये कहा था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है, लेकिन कैसे बनती है, विभाजन से। देखिए जितनी भी पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से क्या बनती है, नई कोशिकाएं। हम छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, ठीक है, धीरे धीरे हमारा शरीर क्या होता है, बड़ा होता जाता है, हमारी वृद्धि और विकास क्या होती है, बड़ी होती जाती है। कैसे होती है, सेल क्या होती है, विभाजन करती है, तभी तो क्या होता है, हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। और वो विभाजन इतना तेजी से होता है कि बनते 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 हमारा शरीर क्या होता है, एक पूर्ण आकार ले लेता है। यानी कि पुरानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये था आपके सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। देखिए कोशिका सिद्धांत पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत क्या था और आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए कोशिका सिद्धांत के भी अपवाद है, जहाँ विज्ञान है वहां पर क्या है, अपवाद है। तो अपवाद पे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स। अपवाद क्या है, एक तो वायरस, एक वायरोन्स और एक प्रायोन्स, ये सब क्या है, अपवाद। अब अपवाद कैसे है, क्योंकि यहाँ पर कोशिकी ये कैसे है, अकोशिक है, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक ही नहीं होता है। पर्टिकुलरली कोशिका उसी को माना जाता है जिसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। लेकिन वायरस के अंदर या फिर हम बात करें वायरोन्स में या प्रायोन्स में, तो इनमें क्या होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक ही नहीं होता है। तो ये क्या हो गए, कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। क्योंकि कोशिका सिद्धांत के अंदर एक पॉइंट ऐड करना है कि कोशिका सिद्धांत अगर कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है उस सिद्धांत के अनुसार, तो केंद्रक होता है वो ही कोशिका क्या होती है, कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पर वायरस और वायरोइड्स क्या हो जाएंगे, इसके अपवाद हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका कोशिका का इंट्रोडक्शन कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी और कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए यहाँ तक हम खत्म करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कोशिका का माप और आकार की यहाँ पर अगर बात कर ले तो कोशिका का जो आकार होता है कितना होता है, कोशिका का आकार, ठीक है, 0.5 माइक्रो एम से कितना होता है, 0.20 म्यू एम, यानी कि बहुत छोटा होता है, हम आंखों से देख भी नहीं सकते उतना क्या होता है, ये छोटा होता है। यहाँ पर कुछ चीजें, सबसे बड़ी प्राणी कोशिका क्या हो जाएगी, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। सबसे छोटी प्राणी कोशिका क्या हो जाएगी,
शुक्राणु शैल, ठीक है ना, जो शुक्राणु कोशिका होती है वो। और वहीं अगर अपन बात करें कि प्राणी कोशिकाओं की सबसे लंबी, ये तो बड़ी है लेकिन सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होगी, वो हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका। तो ये तीन चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ा प्राणी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग, सबसे छोटी होती है शुक्राणु और सबसे लंबी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। चलिए यहाँ पर अपना शैल का जो इंट्रोडक्शन है कोशिका का वो पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो कोशिका होती है कितने प्रकार की होती है और कोशिका के विभिन्न अंग।